नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश पांडे सत्य आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, इस विषय पर चर्चा करूंगा कि साहित्य रचना आखिर की कैसे जाती है, कविताएं लिखी कैसे जाती हैं, साहित्य साधना की कैसे जाती है। वास्तव में यह विषय बहुत ही कठिन है। ज़्यादातर इस विषय पर चर्चाएं होती नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि इस विषय पर वीडियो अवश्य बनाई जाए और उसी क्रम में मैं इस वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। और मैं इस टॉपिक कविता कैसे लिखें इस पर आगे बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, जो उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी जो साहित्य साधना में रुचि रखते हैं, साहित्य साधना की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग निरंतर मेरे साथ बने रहिएगा और मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आप लोगों को यह बता सकूं भली भांति कि साहित्य रचना की कैसे जाती है। दोस्तों, वास्तव में यह सिखा पाना बहुत ही मुश्किल काम है कि कविता लिखी कैसे जाती है, साहित्य साधना की कैसे जाती है। फिर भी मैं अपनी साहित्यिक सामर्थ्यता के अनुसार आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा। साहित्य रचना का कोई फार्मूला नहीं होता, कोई ऐसा सूत्र नहीं होता कि जिसको मैं आपको बता दूं और आप उस सूत्र को लगाकर साहित्य साधना कर सकें, कविता लिख सकें। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनकी सहायता से, जिनको ध्यान में रखकर आप आसानी से साहित्य रच सकते हैं। कविता, कहानी, गद्य, नाटक कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी क्रम में कविता कैसे लिखें, इसका कोई उत्तर ऐसा नहीं जिसको 2 या 3-4 वाक्यों में स्पष्ट किया जा सके, व्यक्त किया जा सके। फिर भी चूंकि मैं ये वीडियो ला रहा हूं, इस विषय पर चर्चा करने का बेड़ा उठा ही दिया है, तो चर्चा अवश्य करूंगा। दोस्तों, वास्तव में जब हमारे अंदर विचारों की बाढ़ सी आ जाती है, तो हमें उन विचारों को कहीं ना कहीं व्यक्त करना पड़ता है। और जिस रूप में हम विचारों को व्यक्त करते हैं, वही हमारा साहित्य है। अगर हम गद्य रूप में व्यक्त करते हैं तो हमारा गद्य साहित्य है, और यदि हम उसे कविताबद्ध करके व्यक्त करते हैं तो वो हमारा काव्य साहित्य है। फिलहाल बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि साहित्य रचना के लिए छंदों का ज्ञान आवश्यक है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि यदि आप साहित्य रचना की सोच रहे हैं, तो क्या इसके लिए आपको छंदों का ज्ञान आवश्यक है या नहीं? तो इसके उत्तर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि छंदों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। इसमें यदि आप ये कहें कि आपको साहित्य रचना करना सीखना है, कविता लिखनी सीखनी है, तो आप जाके छंद शास्त्र उठा लाइए और वहाँ से वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, तमाम प्रकार के छंदों का अध्ययन करिए
मात्राएं गिनिए, गुणन गिनिए। उसके बाद में उसका एक गाइड नोट्स बना के सामने रखिए, फिर उसी के हिसाब से आप कविता करिए। तो ये अत्यंत मूर्खतापूर्ण बात होगी। ये वैसी बात होगी जैसे एक प्रश्न आता है मैथमेटिक्स में, गणित में, कि पहले सूत्र आया कि पहले सवाल आया। बेशक सभी लोगों को पता है कि पहले समस्या उत्पन्न हुई, तब हमें उस समस्या का हल निकालने के लिए सूत्रों का निर्माण करना पड़ा। सूत्र बाद में आए, छंद बाद में आए। अतः आपको ये आवश्यक नहीं कि आप छंद शास्त्र पहले पढ़िए, छंदों का ज्ञान करिए, फिर साहित्य रचना में जुटिए। एक बच्चा बहुत छोटा होता है, उसे व्याकरण नहीं सिखाया जाता, फिर भी वो समाज में रहकर अपने वातावरण से, अपने समाज से एक अच्छी भाषा बोलना सीख जाता है। वहाँ उसको व्याकरण की कतई ज़रूरत नहीं पड़ी और वो एक अच्छी भाषा सीख गया। तो ये वातावरण की बात होती है, माहौल की बात होती है। अगला प्रश्न ये उठता है कि यदि कविता लिखने के लिए छंदों का ज्ञान ज़रूरी नहीं है, तो फिर आखिर हम कविता कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, आपके अंदर सर्वप्रथम विचारों की बाढ़ होनी चाहिए। विचारों का भंडार होना चाहिए आपके मस्तिष्क में, और इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो विचार बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो। आपका मन खुद कहने लगे कि हाँ, इन विचारों को व्यक्त करना चाहिए। लेकिन ये विचार आए कहाँ से? अपने मस्तिष्क में, अपने अंदर विचारों की बाढ़ लाने के लिए गहन अध्ययन के सिवाय और कोई साधन नहीं हो सकता। तो कविता लेखन के लिए सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क में विचारों की बाढ़ लानी पड़ेगी हमें, और ये बाढ़ हमें साहित्य अध्ययन से आ सकती है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, निबंध की पुस्तकें पढ़िए, तमाम सारी कविताओं की किताबें पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए। उससे आपकी भाषा, आपकी शब्दावली, आपका शब्दकोश एकदम से ठीक होता चला जाएगा। आप जब कभी कोई सेंटेंस लिखने बैठेंगे, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आप यहाँ त्रुटि कर रहे हैं, क्योंकि आपने हूबहू वैसा ही वाक्य साहित्य रचना में पढ़ा था। आप तुरंत मैच करने लगेंगे। वो जो शुद्ध वाक्य आपने किसी साहित्यिक रचना में पढ़ा था और जिसे आप पढ़ रहे हैं, वो यदि गलत है तो आप तुरंत मैचिंग करेंगे और तुरंत बता देंगे बिना व्याकरण के ज्ञान के ही, अपने खुद के अनुभव के अनुसार कि ये वाक्य गलत है, यहाँ पर त्रुटि आ रही है। तो यहाँ पर व्याकरण सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर भी आप व्याकरणिक त्रुटि पकड़ रहे हैं। तो यहाँ से आपके अंदर दो बातों का संग्रहण होता चला जाएगा। एक तो विचारों की जो बाढ़ है वो आपके अंदर और बढ़ती चली जाएगी, विचार, नए नए विचार बढ़ते चले जाएंगे, आपकी शब्दावली ठीक होती चली जाएगी, आपका शब्दकोश मजबूत होता चला जाएगा, आपका व्याकरण खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। तो ये चीज़ होती है। दूसरी बात
कविता लिखने के लिए, साहित्य रचने के लिए आपको मतलबी होना पड़ेगा। मतलबी से आसे आप उस मतलबी से मत लगाइएगा कि जो अपने आप से ही मतलब रखता हो, हर चीज़ से जो मतलब रखता हो, ऐसा मतलबी। आपको समाज में घटित हो रही हर घटनाओं के बारे में जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि आपके अंदर एक चीज़ नहीं है, फर्क पड़ना, यदि आपको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक लेखक के कभी कतई बन ही नहीं सकते। दुनिया में क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी की क्या दशा है, इन सब चीज़ों से अगर आपको कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर साहित्य लेखन का भाव कदापि आ ही नहीं सकता। इससे मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, सुनिएगा। सूर्य निकलता है, निकलने दो, क्या फर्क पड़ता है। चंदा चमकता है, चंदा चमकता है, चमकने दो, क्या फर्क पड़ता है। फूल खिलता है, खिलने दो, क्या फर्क पड़ता है। कोई जीता है, कोई मरता है, जीने दो, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है। कोई हंसता है, कोई रोता है, हंसने दो, रोने दो, क्या फर्क पड़ता है। कोई सूखी रोटी खाता है, कोई मेवे से इतराता है, क्या फर्क पड़ता है। किंतु परंतु जिसे फर्क पड़ता है वो कभी हो जाता है, और जो फर्क पड़ता है वही फर्क ही कवि की कविता बन जाता है। दोस्तों, ये जो पंक्तियां मैंने कही, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि एक कवि को जिज्ञासु होना चाहिए। एक साहित्य धर्मी को, एक साहित्य साधक को बहुत बड़ा जिज्ञासु होना चाहिए। साहित्य रचना एक विज्ञान ही है। इस प्रकार से जिज्ञासु व्यक्ति एक वैज्ञानिक बन जाता है। वस्तुओं की खोज करते करते, घटनाओं की खोज करते करते वो एक वैज्ञानिक बन जाता है। उसी प्रकार भावों की खोज करते करते, शब्दों की खोज करते करते एक व्यक्ति कवि बन जाता है, साहित्य धर्मी बन जाता है, साहित्य साधक बन जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और निरंतर लगे रहना पड़ेगा, जिससे भविष्य में आप एक बहुत ही अच्छे साहित्य साधक, लेखक या कवि की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं। लेकिन जो अंतिम वाला गुण मैंने बताया, उस गुण को आप अपने अंदर विकसित कर लीजिए, और अगर इस गुण को आप विकसित कर ले गए तो आप खुद ब खुद साहित्य की रचना करने लगेंगे, साहित्य लिखने लगेंगे। अपने आसपास की हर चीज़ से मतलब रखना सीखिए। चिड़िया चहचहा रही हैं, रंग बिरंगी तितलियां घूम रही हैं, बसंत का सुहावना मौसम है। इन सब की दशाओं से मतलब रखिए। मजदूर काम करता है, उसकी कौन कौन सी परेशानियां हैं। यदि आप उसकी जगह पे होते, ऐसा फील करके, ऐसा महसूस करके आप अपने अंदर सर्वप्रथम विचारों की बाढ़ लाइए।
राजनीति में क्या हो रहा है, राजनीतिक लोग, सत्ताधारी लोग जनता के साथ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या किस हद तक विकास की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विचार करिए, विचारों की बाढ़ पैदा करिए। आप खुद ब खुद एक उच्च कोटि के कवि बन जाएंगे, एक उच्च कोटि के लेखक बन जाएंगे, एक उच्च कोटि के रचनाकार बन जाएंगे। अंत में मैं सारी बातों को सम्मिलित करते हुए एक ही बात कहना चाहूँगा कि रचना करना सीखने के लिए सर्वप्रथम अपने अंदर, अपने मन के अंदर बाढ़ लाइए। और विचारों की बाढ़ जिस दिन आपके मस्तिष्क में आ गई, उस दिन साहित्य रचनाएं खुद ब खुद आपकी कलम से निकलने लगेंगी और आप एक रचनाकार बन जाएंगे। फिर भी इतना कुछ स्वतः होने के बावजूद मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि कुछ अपने द्वारा निर्मित की हुई ट्रिक्स या विधियां बताऊं, या कुछ क्लू आपको, निर्देश, हिंट्स वगैरह दूं, जिससे आप साहित्य रचना कर सकें, कविता लिख सकें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए अंदाज में, नए विचार के साथ, नई तकनीक के साथ, जिससे आप कविता लिख सकें और एक साहित्य साधक बन सकें। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।